हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अंतर्गत हम आज संघीय सरकार, जिसे कार्यपालिका कहते हैं, कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है और कार्यपालिका के क्या कार्य हैं, उनके बारे में इस लेक्चर में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है वो अपने आप में एक अनूठा संविधान है। उसके पीछे कारण ये है कि उसकी कुछ ऐसी विशेष या विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इसे दूसरे देशों के संविधानों से पृथक करती हैं। पहली जो विशेषता है, जब हमने स्विट्ज़रलैंड की विशेषताओं का अध्ययन किया था तो इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता जो दूसरे देशों के लिए एक उदाहरण है वो है इसका प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होना। आज भी स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटन ऐसे हैं जहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखने को मिलता है। दूसरी एक जो विशेषता है वो है इसका कार्यपालिका का संगठन। देखिए, जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है उसका निर्माण 1848 ईस्वी में किया गया था। जब 1848 में स्विट्ज़रलैंड के संविधान का निर्माण किया गया तो उसकी कार्यपालिका की दो प्रमुख विशेषताएं थी। एक विशेषता थी उसकी बहुल कार्यपालिका और दूसरी विशेषता थी संसदात्मक व अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का समन्वय होना। देखिए, जब हम बहुल कार्यपालिका की बात करते हैं तो विश्व के अधिकांश देशों में जहां आज अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है और कार्यपालिका एकल है, यानी कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में कार्यपालिका की शक्तियां केंद्रित रहती हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत जो कार्यपालिका है, जब इसका निर्माण किया गया था 1848 ईस्वी में, तब कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका थी। और आज भी जब हम इसके कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि वर्तमान समय में भी स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है वो बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका से अभिप्राय है कि शासन चलाने की जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति में निहित ना होकर एक से अधिक व्यक्तियों के हाथों में निहित होती है। और वर्तमान समय में स्विट्ज़रलैंड में यह शक्ति 7 व्यक्तियों में निहित है और सभी के अधिकार और शक्तियां बराबर है। और जो इसकी दूसरी विशेषता है वह है संसदात्मक व अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का समन्वय। अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन या टिप्पणी आ जाती है कि जो स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका है वो संसदात्मक व अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का समन्वय है, स्पष्ट करें। तो उसे भी आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब जो वर्तमान संविधान है वो 1999 में, यानी कि 1999 में लागू किया गया। ये जो संविधान है पहले के संविधान से कुछ अलग है, लेकिन कार्यपालिका की उपरोक्त विशेषताओं, यानी कि एक तो बहुल कार्यपालिका और दूसरी संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं के समन्वय को आज भी अपनाया गया है। तो आज हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश संविधान की कार्यपालिका है उसका निर्माण कैसे होता है। इस संदर्भ में मैं आपको एक और बताना चाहूँगी बात कि जब 1848 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड के संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय कार्यपालिका का नाम रखा गया था संघीय परिषद, यानी कि संघीय। 1998 से पहले तक स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका को संघीय परिषद के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान संविधान में कार्यपालिका का नाम परिवर्तित करके उसका नाम संघीय सरकार रख दिया गया है। तो ये जो चैप्टर है या पेपर में भी जो अक्सर क्वेश्चन आता है वो संघीय सरकार से ही रिलेटेड आएगा। यदि संघीय सरकार के कार्य और शक्तियों के बारे में पूछा जाए तो हमें यह मानकर चलना होगा कि हमने स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका की शक्तियों का ही वर्णन करना है। देखिए, जो कार्यपालिका शासन संचालन का जो कार्य है वो संघीय सरकार के द्वारा ही किया जाता है। संघीय सरकार, जिसे स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका कहा जाता है, उसमें अध्यक्षात्मक
और संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं के गुणों को ग्रहण किया गया है। सबसे पहले अपने इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है। और जब हम कार्यपालिका की रचना की बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 174 से लेकर 187 तक संघीय सरकार की रचना और रचना कार्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि संघीय सरकार स्विस परिसंघ की उच्चतम शासकीय और कार्यपालिका सत्ता है। इसी तरह अनुच्छेद 175 के अनुसार संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों का निर्वाचन संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। तो ये जो विशेषता है, यानी कि जो संघीय सरकार के सदस्य हैं जिनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है, तो यह लक्षण एक तरह से संसदीय व्यवस्था का लक्षण है। पर संसदीय व्यवस्था में क्या है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो जब हम स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका का भी अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो कार्यपालिका है वो कुछ हद तक व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। इसे हम इनकी शक्तियों में और अधिक विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि संघीय सरकार का जब निर्माण किया जाता है, यानी कि इसके सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो संविधान ने यह निश्चित किया है कि कोई भी स्विस नागरिक जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुने जाने के योग्य है, संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। और सामान्यतः संघीय सरकार में सभी दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है और संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्यों में से ही निर्वाचित होते हैं और निर्वाचित होने के बाद उन्हें संघीय संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देना होता है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका में मंत्री पद प्राप्त करने के बाद भी उनकी संसद की सदस्यता से वो त्यागपत्र नहीं देते। तो हम कह सकते हैं कि संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण है। ये यद्यपि संसद में से इनका निर्वाचन होता है, लेकिन निर्वाचन के पश्चात ये कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो संसद के सदस्य नहीं रहते, उन्हें संसद के सदस्य पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। संघीय सरकार के जब कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल है इनका 4 वर्ष और साथ ही यह प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। प्रतिनिधि सभा क्या है, संसद के निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है स्विट्जरलैंड में। देखिए कि यदि अवधि से पूर्व संघीय संसद भंग हो जाए तो नवीन निर्वाचन के बाद संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में नई संघीय सरकार चुनते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि संघीय सरकार का कार्यकाल यद्यपि 4 वर्ष है, ये 4 वर्ष तक तभी अपने पद पर रहेगी यदि संघीय संसद भंग नहीं हो जाती। यदि संघीय संसद भंग हो जाएगी तो इनको भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि नई संघीय सरकार का निर्वाचन होगा। इसके अतिरिक्त मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से यदि 4 वर्ष की अवधि के पूर्व संघीय सरकार का कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो संघीय संसद अपने अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव करती है। तो ये तो थी संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका की रचना। अब बात आती है कार्यपालिका की शक्तियों की। देखिए, जो कार्यपालिका है वो निसंदेह एक शक्तिशाली सत्ता है। तो कार्यपालिका की शक्तियों को
हम कुछ प्रमुख बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। सबसे पहला कार्य जो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है वो है सरकारी नीति का निर्धारण और जनता का सरकार से संबंध। देखिए, संघीय सरकारी नीति के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के जो साधन निर्धारित करने का अधिकार संघीय सरकार को दिया गया है। यह सरकार के कार्यों का नियोजन करेगी और उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास करती है। सेकंड जो कार्य आता है वो है शासन व्यवस्था का संचालन। देखिए, किसी भी देश की कार्यपालिका का सबसे प्रमुख कार्य होता है शासन व्यवस्था का संचालन, और यह कार्य स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। संघीय सरकार विभिन्न प्रकार की विधियों और कानून व आदेशों के अनुसार समस्त राज्य मंडल में प्रशासन को नियंत्रित करती है। इसके अतिरिक्त स्विस संविधान के उपबंधों, संघीय संसद के द्वारा बनाई गई विधियों, अध्यादेशों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को भी कार्य रूप में परिणित करती है। नेक्स्ट जो कार्य आता है वो है वैदेशिक संबंधों का संचालन। यह भी कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि विदेशों के साथ जो संबंधों का निर्धारण है वो कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। और स्विट्जरलैंड में भी संघीय सरकार है, वो अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है। यह विदेशों में स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करती है और विभिन्न प्रकार की संधियां यदि संपादित होती हैं उसमें भी कार्यपालिका का अहम रोल रहता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संघीय सरकार के ऊपर होती है। संघीय सरकार इसके लिए आवश्यक कदम उठाती है, समय समय पर अध्यादेश भी जारी कर सकती है। तो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संघीय सरकार पर है। इसके अतिरिक्त संघीय सेना पर नियंत्रण का अधिकार भी संघीय सरकार को दिया गया है, अर्थात कार्यपालिका को दिया गया। तो ये थी कार्यपालिका की शक्तियाँ। कार्यपालिका के पास देश के प्रशासन को चलाने के अतिरिक्त विधायी शक्तियाँ भी होती हैं। अब भी क्या है कि यद्यपि संघीय सरकार के जो सदस्य हैं संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन फिर भी यह उनकी बैठकों में उपस्थित होते हैं और समय आने पर उन्हें मत देने का अधिकार भी होता है। संघीय सरकार के पास यह अधिकार भी है कि वह महत्वपूर्ण विधेयकों को, जिस पर कानून बनना है, वो विधेयक भी कार्यपालिका के द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 95% जो विधेयक है वो संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संघीय सरकार को संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तावित करने का भी अधिकार है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है उसके पास कार्यपालिका के अतिरिक्त महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां भी उसे प्राप्त हैं। और जब हम वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं तो वित्तीय क्षेत्र के मामले में भी संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। वित्तीय प्रशासन का संचालन संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है, बजट तैयार करती है, और जब बजट तैयार हो जाता है तो संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए उसको रखती है। इसके अतिरिक्त वह आय और व्यय का हिसाब भी संसद के समक्ष रखती है। तो ये तो थी इसकी वित्तीय शक्तियाँ। इसके अतिरिक्त राज्य मंडल और कैंटनों के बीच अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का संचालन में भी संघीय सरकार के द्वारा अहम भूमिका निभाई जाती है। संघीय सरकार को कैंटनों के प्रशासन पर भी अधिकार प्राप्त है। वह कैंटनों के संविधानों को क्रियान्वित की जांच करती है, संशोधन पर स्वीकृति देती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसके पास यह अधिकार प्राप्त है कि वह
राज्य मंडल और कैंटनों के बीच समन्वय स्थापित कर सके। इसके अतिरिक्त जो एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति है वो है संकटकालीन शक्ति। देखिए, 1848 में निर्मित संविधान द्वारा पूर्व संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद को कोई संकटकालीन शक्तियां नहीं दी गई थी, लेकिन व्यवहार में जब कभी देश में आंतरिक तथा बाहरी परिस्थितियों के कारण संकट काल उत्पन्न हुआ तो संघीय सभा ने परिषद को पूर्ण अधिकार दे दिया। और यह माना जाता है कि वर्तमान संविधान ने भी कार्यपालिका को संकटकालीन शक्तियां प्रदान की हुई हैं। धन्यवाद।